उत्तर प्रदेश के बलिया जिले के सबसे आखिरी छोर पर बसा गांव लोगरा आम गांव जैसा नहीं था। यहाँ की हवा में एक अजीब सी भारीपन थी। दोपहर के वक्त भी यहाँ के लोग अपनी परछाइयों से डरते थे। इस गांव की बदकिस्मती का केंद्र था लोगरा हॉल्ट। 1994 की उस काली रात के बाद जब एक पूरी पैसेंजर ट्रेन पटरी से उतरकर स्टेशन की इमारत में घुस गई थी, तब से यहाँ सन्नाटा पसरा था। सरकारी रिकॉर्ड में स्टेशन बंद था, पर स्थानीय लोगों के लिए वो नरक का द्वार बन चुका था। समीर अपनी एसयूवी को गांव की कच्ची पगडंडी पर बड़ी सावधानी से चला रहा था। वो शहर का रहने वाला एक निडर पैरानॉर्मल इन्वेस्टिगेटर था। उसके पीछे की सीट पर कैमरों के लेंस, मोशन सेंसर और ईएमएफ मीटर बिखरे पड़े थे। गाइस, हम लोगरा के करीब है। यहाँ का इतिहास खून से सना है। कहते हैं 1994 की उस दुर्घटना में 400 लोग मारे गए थे, पर लाशें सिर्फ 100 मिली। बाकी 300 लोग कहाँ गए? आज रात हम इसी का पता लगाएंगे। गांव के मुहाने पर उसे एक चाय की गुमटी दिखी। वहां 3-4 बूढ़े बैठे थे जो उसे ऐसे देख रहे थे जैसे उन्होंने कोई भूत देख लिया हो। समीर ने गाड़ी रोकी और बाहर निकला। चाचा, स्टेशन का रास्ता किधर से है? एक बूढ़ा जिसकी आंखों पर मोतियाबिंद की सफेदी छाई थी, उसने अपनी लाठी जमीन पर पटकी। लौट जा बेटवा, उस तरफ मौत का पहरा है। रात को वहां पटरी पर लोहा नहीं, रूहें खनकती हैं। समीर मुस्कुराया। चाचा, मैं शहर से आया हूँ, इन बातों पर यकीन नहीं करता। बस कुछ फोटो लेनी है। बूढ़े ने एक लंबी आह भरी और धुंधली आंखों से आसमान की तरफ देखा। शौक बड़ी चीज है लल्ला, पर जान से बड़ी नहीं। याद रखना, अगर वहां लाल सिग्नल दिख जाए तो रुकना मत, और अगर कोई पुकारे तो पीछे मुड़ना मत। समीर ने बात अनसुनी की और गाड़ी आगे बढ़ा दी। जैसे जैसे वो स्टेशन की तरफ बढ़ रहा था, पेड़ों की बनावट बदलने लगी। सड़क के दोनों तरफ खड़े बबूल के पेड़ ऐसे लग रहे थे जैसे कोई कंकाल हाथ फैलाए खड़े हों। अचानक उसकी गाड़ी का इंजन अजीब सी आवाज करने लगा और झटके खाकर रुक गया। अरे यार, अभी खराब होना था। समीर ने बोनट खोला। इंजन से धुआं नहीं निकल रहा था, बल्कि वो बर्फ जैसा ठंडा पड़ा था। ये नामुमकिन था। तभी उसे महसूस हुआ कि हवा का तापमान गिर गया है। उसके मुंह से भाप निकल रही थी। उसने अपनी टॉर्च चलाई। सामने ही लोगरा स्टेशन की पुरानी इमारत खड़ी थी। पीली दीवारों पर जमी काई ऐसी लग रही थी जैसे किसी ने उन पर काला रंग उड़ेल दिया हो। स्टेशन के वेटिंग रूम की छत आधी गिरी हुई थी। पटरियों पर लंबी लंबी घास उगाई थी, जो हवा चलने पर ऐसी आवाज कर रही थी जैसे कोई धीरे धीरे फुसफुसा रहा हो। समीर ने अपना कैमरा उठाया और स्टेशन के प्लेटफॉर्म नंबर 1 पर कदम रखा। उसके जूतों की आवाज खाली प्लेटफॉर्म पर गूंज रही थी। अचानक उसे पीछे से एक आवाज आई, टिकट दिखाओ। समीर बिजली की फुर्ती से मुड़ा। टॉर्च की रोशनी में उसे एक टीटीई की वर्दी पहने एक आदमी दिखा। उसकी वर्दी जगह जगह से फटी थी और उस पर पुराने खून के धब्बे थे। उसका आधा चेहरा जला हुआ था, जिससे दांत साफ दिख रहे थे। आप कौन हैं? वो आदमी कुछ नहीं बोला, बस अपना हाथ आगे बढ़ाया। उसके हाथ की खाल लटक रही थी। समीर ने कैमरा घुमाया, पर कैमरे की स्क्रीन पर वो आदमी नहीं दिख रहा था। वहां सिर्फ खाली हवा थी। मेरा वहम है, ये सिर्फ मेरा वहम है। जैसे ही उसने दोबारा अपनी टॉर्च उस तरफ मारी, वहां कोई नहीं था। सिर्फ एक पुराना सड़ा हुआ टिकट जमीन पर पड़ा था। समीर ने उसे उठाया। टिकट पर तारीख लिखी थी 28 अप्रैल 1994, यानी आज से ठीक 32 साल पहले की तारीख। और आज भी 28 अप्रैल ही थी। समीर स्टेशन मास्टर के केबिन की तरफ बढ़ा। दरवाजा सड़ा हुआ था और छूते ही चरमराकर खुल गया। अंदर एक पुरानी मेज थी जिस पर एक टेलीग्राफ मशीन और एक रजिस्टर रखा था। समीर ने रजिस्टर खोला। पन्ने पीले पड़ चुके थे और उनमें से सड़न की गंध आ रही थी। उसने आखिरी पन्ना देखा। वहां लिखा था, गाड़ी संख्या 402, सिग्नल फेल, ट्रेन रुक नहीं रही, भगवान हमें बचाए, वो पटरी पर खड़ी है, वो काली औरत। लिखाई यहां पर आकर खत्म हो गई थी, जैसे कलम चलाने वाले का हाथ अचानक रोक दिया गया हो। पन्ने पर खून की एक सूखी हुई बूंद थी। तभी केबिन में रखे पुराने टेलीग्राफ से टिक टिक की आवाज आने लगी। ये कैसे? मशीन अपने आप संदेश टाइप कर रही थी। समय र भ रा ग
ओ समीर, भागो। उसे लगा जैसे कोई उसे खिड़की के बाहर से देख रहा है। उसने खिड़की की तरफ टॉर्च मारी। वहां कोई नहीं था, पर धूल भरी खिड़की पर एक गीला हाथ का निशान बना हुआ था। वो निशान अभी अभी बना था क्योंकि उससे पानी नीचे टपक रहा था। वो केबिन से बाहर भागा। जैसे ही वो प्लेटफॉर्म पर पहुंचा, उसे एहसास हुआ कि स्टेशन बदल चुका है। अब वो खंडहर नहीं था। स्टेशन की लाइटें जल रही थीं। वे पीली लाइटें जो रह रहकर झपक रही थीं। प्लेटफॉर्म पर चहल पहल थी। हजारों लोग इधर उधर भाग रहे थे। कोई सामान उठा रहा था, कोई बच्चों को पुकार रहा था। पर उन सब की एक ही विशेषता थी, उनकी आंखें नहीं थीं। उनकी आंखों की जगह काली खाली गुफाएं थीं। वे सब समीर के पास से ऐसे गुजर रहे थे जैसे वो वहां हो ही नहीं। तभी दूर से एक आवाज आई, हो को। एक भाप वाला पुराना इंजन दूर से आता दिखाई दिया। उसकी लाइट इतनी तेज थी कि समीर की आंखें चौंधिया गईं। ट्रेन स्टेशन पर आकर रुकी। डिब्बों से लोग उतरने लगे और चढ़ने लगे। यह सब इतना असली लग रहा था कि समीर को लगा वो 1994 में पहुंच गया है। अचानक वो भीड़ रुक गई। सब के सब एक साथ मुड़े और समीर की तरफ देखने लगे। हजारों खाली आंखें समीर को घूर रही थीं। भीड़ के बीच से वही टीटी निकला। इसका टिकट नहीं है, इसे अंधेरे डिब्बे में डालो। भीड़ समीर की तरफ बढ़ने लगी। उनके चलने की आवाज ऐसी थी जैसे हजारों सूखी हड्डियां एक साथ रगड़ खा रही हों। समीर पटरियों की तरफ भागा। वो स्टेशन से बाहर निकलना चाहता था, पर जैसे ही वो पटरियों पर कूदा, उसे महसूस हुआ कि पटरियां लोहे की नहीं बल्कि ठंडी लाशों की बनी हैं। वो गिर पड़ा। उसके हाथ एक ठंडी चिपचिपी चीज पर पड़े। उसने देखा कि वो एक कटा हुआ हाथ था जिसने समीर की कलाई पकड़ ली थी। छोड़ो मुझे, छोड़ो। तभी उसे स्टेशन के ऊंचे खंबे पर लगा वो सिग्नल दिखा। वो धीरे से हरे से लाल हो गया। जैसे ही सिग्नल लाल हुआ, स्टेशन की सारी लाइटें बुझ गईं। सन्नाटा ऐसा छा गया जैसे दुनिया खत्म हो गई हो। अंधेरे में समीर को सिर्फ दो चीजें दिख रही थीं, वो लाल सिग्नल और उसके ठीक नीचे खड़ी वो काली औरत जिसके बारे में रजिस्टर में लिखा था। उसके बाल जमीन तक लंबे थे और उसके पैरों के पंजे पीछे की तरफ मुड़े हुए थे। वो औरत धीरे धीरे समीर की तरफ बढ़ने लगी। उसके हर कदम के साथ जमीन फटने लगी थी। वो काली औरत जैसे जैसे पास आ रही थी, समीर के शरीर की पूरी ताकत जैसे हवा में होती जा रही थी। वो हिलना चाहता था, चिल्लाना चाहता था, पर उसका गला ऐसा सूख गया था जैसे उसने हफ्तों से पानी की एक बूंद न चखी हो। उस औरत का चेहरा अब टॉर्च की हल्की पड़ती रोशनी में साफ दिखने लगा था। वो चेहरा नहीं था, वो एक विभत्स जख्म था। खाल लटकी हुई थी और जहां नाक होनी चाहिए थी वहां सिर्फ एक गहरा गड्ढा था। उसने अपना हाथ उठाया। उसकी उंगलियां असाधारण रूप से लंबी थीं और नाखून बरगद की जड़ों की तरह टेढ़े मेढ़े थे। तुम क्या चाहती हो? उस औरत ने अपना मुंह खोला। उसके मुंह से कोई आवाज नहीं निकली, बल्कि काली मक्खियों का एक झुंड बाहर निकला जो सीधे समीर की आंखों की तरफ लपका। समीर ने अपना चेहरा ढका और पटरियों पर पीछे की तरफ लुढ़क गया। अचानक उसे अपनी गर्दन पर कुछ ठंडा महसूस हुआ। वो वही कटा हुआ हाथ था जिसने अब उसकी कलाई छोड़ दी थी और सीधे उसके गले को जकड़ लिया था। समीर छटपटाने लगा। वो पटरियों के बीच पड़े उन नुकीले पत्थरों पर अपना सिर पटकने लगा ताकि किसी तरह ये पकड़ ढीली हो। तभी उसे दूर से एक मध्यम सी रोशनी दिखाई दी। वो लाल सिग्नल अब धीरे धीरे अपनी जगह बदल रहा था। वो हवा में तैरता हुआ समीर की तरफ आ रहा था। जैसे ही वो रोशनी समीर के पास पहुंची, वो हाथ जो उसकी गर्दन दबा रहा था भाप बनकर उड़ गया। समीर ने लंबी सांस ली और खांसने लगा। वो जैसे ही खड़ा हुआ, उसने देखा कि वो स्टेशन अब पहले जैसा नहीं था। अब वहां कोई भीड़ नहीं थी, कोई ट्रेन नहीं थी,
सिर्फ वही पुराना खंडहर था। पर एक चीज अलग थी। पूरे प्लेटफॉर्म पर हजारों पुराने चमड़े के सूटकेस और बैग बिखरे पड़े थे। समीर ने अपनी टॉर्च एक बैग पर मारी। उस पर एक नेम टैग लगा था, समीर खन्ना। ये मेरा बैग यहाँ कैसे आया? मैं तो इसे गाड़ी में छोड़ आया था। उसने बैग खोला। अंदर उसके कपड़े नहीं थे। अंदर सड़ी हुई पट्टियां और कुछ पुराने दस्तावेज थे। उसने एक कागज उठाया। वो एक मृत्यु प्रमाण पत्र, डेथ सर्टिफिकेट था। उस पर नाम लिखा था समीर खन्ना। मृत्यु की वजह ट्रेन दुर्घटना। मृत्यु की तारीख 28 अप्रैल 1994। नहीं, ये मुमकिन नहीं है। मैं 1994 में सिर्फ 2 साल का था। मैं कैसे मर सकता हूं? तभी उसे याद आया। उसकी मां हमेशा कहती थी कि उसका एक जुड़वा भाई था जो बचपन में खो गया था। क्या वो भाई यही था? क्या ये सब उसी का खेल था? अचानक स्टेशन का वो लाउडस्पीकर फिर से गूंजा। यात्री समीर खन्ना, आपकी ट्रेन छूट रही है। बोगी नंबर 13 में आपकी जगह सुरक्षित है। कृपया जल्दी करें, वरना रास्ता हमेशा के लिए बंद हो जाएगा। समीर ने देखा कि पटरियों के बीच से एक काली धुंध उठ रही थी। वो धुंध धीरे धीरे एक ट्रेन की शक्ल ले रही थी। ये ट्रेन वैसी नहीं थी जैसी उसने पहले देखी थी। ये ट्रेन पूरी तरह काली थी, जैसे इसे आग में जलाया गया हो। इसके डिब्बों से चीखें आ रही थी, ऐसी चीखें जैसे हजारों लोग एक साथ आग में जल रहे हों। वो औरत जो कुछ देर पहले गायब हो गई थी, अब ट्रेन के सबसे आखिरी डिब्बे के गेट पर खड़ी थी। उसने समीर को अपनी तरफ बुलाया। समीर भागने लगा। वो स्टेशन के बाहर उस सड़क की तरफ भागा जहां उसकी गाड़ी खड़ी थी। वो भागते भागते थक चुका था। उसके पैर जवाब दे रहे थे, पर वो रुका नहीं। वो सड़क पर पहुंचा। उसकी गाड़ी वहीं खड़ी थी। उसने चाबी निकाली और दरवाजा खोलने की कोशिश की, पर चाबी नहीं लग रही थी। उसने गौर से देखा। गाड़ी के हैंडल पर जंग लगा हुआ था। गाड़ी के टायर गल चुके थे। ऐसा लग रहा था कि ये गाड़ी यहां आज से नहीं बल्कि सालों से खड़ी है। उसने गाड़ी की खिड़की का शीशा साफ किया और अंदर झांका। अंदर ड्राइविंग सीट पर एक कंकाल बैठा था। उस कंकाल ने वही जैकेट पहन रखी थी जो समीर ने आज पहनी थी। कंकाल के हाथ में वही कैमरा था जिससे समीर व्लॉग बना रहा था। ये सब क्या है? मैं जिंदा हूं? मैं सांस ले रहा हूं? तभी उसने अपने हाथों की तरफ देखा। चांद की रोशनी में उसके हाथ पारदर्शी दिख रहे थे। वो अपनी उंगलियों के पार सड़क की गिट्टियां देख पा रहा था। वो धीरे धीरे धुंधला होता जा रहा था। उसे एहसास हुआ कि वो लोगरा गांव पहुंचा ही नहीं था। वो दुर्घटना तो सालों पहले हो चुकी थी। वो तो बस एक रूह थी जो अपनी यादों के पीछे भाग रही थी। तभी उसे वही बूढ़ा आदमी फिर दिखा जो चाय की गुमटी पर बैठा था। वो अब सड़क के दूसरी तरफ खड़ा था। उसके हाथ में वही लालटेन थी। बिटवा, पहचान दे, तुम 32 साल पहले भी यहीं आए थे और तुम हर साल 28 अप्रैल को यहीं आते हो। तुम हर बार सोचते हो कि तुम शहर से आए हो। तुम हर बार अपनी गाड़ी लेकर आते हो, पर तुम कभी यहां से वापस नहीं जाते। बाबा, मुझे मुक्ति चाहिए। मुझे इस स्टेशन से बाहर निकालिए। मुक्ति का रास्ता केवल लाल सिग्नल के पार है। तुम्हें उस ट्रेन में चढ़ना ही होगा। वो ट्रेन तुम्हें वहां ले जाएगी जहां वक्त रुकता नहीं है। समीर ने मुड़कर देखा। वो काली ट्रेन अभी भी स्टेशन पर खड़ी थी। उसकी सीटी की आवाज अब उसे डरा नहीं रही थी, बल्कि उसे बुला रही थी। समीर धीरे धीरे स्टेशन की तरफ बढ़ा। उसके हर कदम के साथ उसकी यादें वापस आ रही थीं। उसे याद आया वो धमाका, वो चीखें, वो आग की लपटें। उसे याद आया कि कैसे उसने अपनी मां का हाथ छोड़ दिया था। वो प्लेटफॉर्म पर पहुंचा। वो औरत अब मुस्कुरा रही थी। उसने अपना हाथ समीर की तरफ बढ़ाया। इस बार समीर डरा नहीं। उसने उसका हाथ थाम लिया। वो हाथ अब ठंडा नहीं था, वो उसे अपना सा लग रहा था।
माँ? उसका चेहरा अब वैसा विभत्स नहीं था। वो उसकी माँ थी, वैसी ही जैसी वो 1994 की तस्वीरों में दिखती थी। चलो बेटा, घर चलते हैं, ट्रेन छूट रही है। समीर ट्रेन के अंदर चढ़ गया। जैसे ही वो अंदर पहुंचा, ट्रेन ने एक लंबी सीटी बजाई। स्टेशन का वो लाल सिग्नल एक आखिरी बार चमका और फिर बुझ गया। ट्रेन धीरे धीरे प्लेटफॉर्म से सरकने लगी। समीर ने खिड़की से बाहर देखा। वो बूढ़ा आदमी अभी भी वहीं खड़ा था, अपनी लालटेन हिलाते हुए उसे विदा कर रहा था। जैसे ही ट्रेन लोगरा की सरहद से बाहर निकली, पूरा स्टेशन धुएं में बदल गया। सुबह की पहली किरण फूटने ही वाली थी। गांव के लोग जब उठे तो उन्होंने देखा कि स्टेशन की पटरियों पर एक पुरानी जंग लगी हुई गाड़ी खड़ी थी, जिसके अंदर एक कंकाल बैठा था और उस कंकाल के हाथ में एक छोटा सा सफेद मेमोरी कार्ड था, जिस पर लिखा था 0। लोगरा का वो स्टेशन आज भी वहीं है। लोग कहते हैं कि अगर आज भी कोई 28 अप्रैल की रात को वहां जाए तो उसे पटरियों पर एक जंग लगी गाड़ी और हवा में गूंजती एक बच्चे की हंसी सुनाई देती है। लेकिन कहानी यहां खत्म नहीं होती, क्योंकि समीर तो ट्रेन में चढ़ गया, पर वो कैमरा और वो मेमोरी कार्ड वो अब भी उसी गाड़ी में है। और जिस दिन कोई उस कार्ड को उठाकर अपने कंप्यूटर में लगाएगा, लोगरा का वो लाल सिग्नल फिर से जल उठेगा। कहानी अब शहर के एक नामी न्यूज स्टूडियो की तरफ मुड़ती है। रात की शिफ्ट में काम कर रहे एडिटर आर्यन के पास एक ब्रेकिंग न्यूज आती है। एक गुमनाम सोर्स से एक वीडियो क्लिप मेल की गई थी। ये फुटेज कहाँ से आई? लोगरा स्टेशन? ये तो सालों पहले बंद हो चुका है। आर्यन ने जैसे ही प्ले बटन दबाया, न्यूज रूम की सभी स्क्रीन्स नीली पड़ गईं। वो समीर का आखिरी व्लॉग था, पर उसमें एक चीज अलग थी। समीर कैमरे की तरफ देख रहा था और उसके पीछे हजारों रूहें खड़ी थीं। वीडियो के नीचे एक मैसेज फ्लैश हो रहा था, जो इसे देखेगा वो अगला मुसाफिर होगा। आर्यन ने घबराकर सर्वर रूम की तरफ दौड़ लगाई, पर देर हो चुकी थी। वो वीडियो अपने आप शहर के हर मोबाइल, हर स्मार्ट टीवी और हर डिजिटल होर्डिंग पर ब्रॉडकास्ट होने लगा। शहर के लोग जो सो रहे थे, उनके फोन की स्क्रीन जल उठी। जैसे ही लोगों ने वो लाल सिग्नल अपनी स्क्रीन पर देखा, वे सम्मोहित होकर अपने घरों से बाहर निकलने लगे। हजारों की भीड़ नजदीकी रेलवे पटरियों की तरफ बढ़ने लगी। ये एक डिजिटल छलावा था, जो लोगरा से शुरू होकर पूरे शहर की रगों में फैल गया था। रात के 2:40 बजे शहर का मुख्य जंक्शन पूरी तरह रूहों से भर चुका था। वहां कोई पुलिस नहीं थी, कोई गार्ड नहीं था। आसमान में बिजली कड़क रही थी, पर रोशनी लाल थी। समीर उस काली ट्रेन से नीचे उतरा। अब उसके हाथ में वही पुरानी लालटेन थी जो उस बूढ़े के पास थी। उसने देखा कि हजारों लोग पटरियों पर लेट रहे थे, जैसे वे किसी बड़ी कुर्बानी के लिए तैयार हों। रोहन, इसे रोको, ये मासूम लोग हैं। ये मासूम नहीं है समीर, ये वही लोग हैं जिन्होंने 1994 की दुर्घटना के बाद लोहगरा स्टेशन को भुला दिया था। अब उन्हें याद दिलाने का वक्त आ गया है। तभी समीर की नजर एक छोटे बच्चे पर पड़ी, जो पटरी के बीचों बीच खड़ा रो रहा था। वो बिल्कुल वैसा ही दिख रहा था जैसा समीर बचपन में था। समीर के अंदर की इंसानियत एक आखिरी बार जाग उठी। उसे समझ आया कि इस श्राप को तोड़ने का सिर्फ एक ही तरीका है, सिग्नल का बलिदान। समीर उस ऊंचे सिग्नल खंबे की तरफ भागा, जो पूरे शहर के तंत्र को नियंत्रित कर रहा था। खंबे के चारों तरफ वही काली औरत पहरा दे रही थी। उसने समीर पर हमला किया, उसके पारदर्शी सीने को चीर दिया, पर समीर रुका नहीं। उसने अपने डिजिटल अस्तित्व की पूरी ऊर्जा समेटी और सिग्नल के मुख्य लेंस पर अपना हाथ रख दिया। मैं इस कहानी का अंत यहीं करता हूं। समीर की रूह से एक सफेद रोशनी निकली, जो उस लाल सिग्नल से टकराई। एक जोरदार विस्फोट हुआ, इलेक्ट्रॉनिक और रूहानी ऊर्जा का टकराव। शहर की हर डिजिटल स्क्रीन एक साथ फट गई। वो काली ट्रेन धुएं के गुबार में बदल गई। पटरियों पर खड़े लोग अचानक होश में आए। उन्हें समझ नहीं आ रहा था कि वे यहां क्या कर रहे हैं। धुंध छटने लगी थी। सुबह जब सूरज उगा तो शहर सामान्य था, पर एक चीज गायब थी।
शहर के हर डिजिटल डिवाइस से लोगरा शब्द का हर रिकॉर्ड मिट चुका था। इंटरनेट पर वो वीडियो गायब था। लोगरा स्टेशन पर अब कोई खंडर नहीं था। वहां सिर्फ एक खाली जमीन थी जहां घास भी नहीं उगती थी। समीर की वो एसयूवी पटरियों के पास जली हुई मिली, जिसके अंदर कोई कंकाल नहीं था, बस एक राख का ढेर था। गांव के लोग कहते हैं कि उस रात के बाद से कभी किसी ने वो लाल सिग्नल नहीं देखा। पर आज भी अगर कोई रात के 2:40 बजे लोगरा की तरफ से गुजरने वाली किसी ट्रेन में बैठा हो और खिड़की से बाहर झांके, तो उसे एक पल के लिए पटरियों पर एक सफेद रोशनी वाला साया दिखता है, जो हाथ हिलाकर ट्रेन को आगे बढ़ने का इशारा करता है। वो समीर था, जो अब लोगरा का गार्जियन बन चुका था, ताकि फिर कोई दूसरा उस स्टेशन की मौत का मुसाफिर न बन सके। पर कहानी का एक सिरा अभी भी खुला है। न्यूज स्टूडियो के मलबे में आर्यन को वही सफेद मेमोरी कार्ड मिला, जिस पर अब 0 की जगह 1 लिखा था। क्या ये किसी नई कहानी की शुरुआत है? लोगरा का सन्नाटा अब शांत है। तो दोस्तों, कैसी लगी आपको ये कहानी? अपना फीडबैक हमें कमेंट बॉक्स में जरूर लिखकर बताएं। और अगर आपने अब तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से कीजिए, क्योंकि आगे क्या होने वाला है वो सबसे पहले आप तक पहुंचता रहेगा नोटिफिकेशन के जरिए। और हां, बेल आइकन को दबाना मत भूलना, ताकि आप एक भी सस्पेंस या हॉरर अपडेट मिस ना कर पाएं। नमस्कार दोस्तों, आज हम जिस विषय पर कहानी सुनाने जा रहे हैं वो है दोस्ती। तो चलिए शुरू करते हैं। एक जंगल में 3 हिरन रहते थे। एक का रंग था गेहुआ, दूसरे का काला और तीसरे का भूरा। तीनों में बड़ी गहरी मित्रता थी। तीनों साथ ही खेलते थे, साथ ही चरने जाते थे। तीनों हमेशा साथ साथ रहते थे। उनका जीवन बड़े ही आनंदमय तरीके से बीत रहा था। लेकिन एक दिन एक भूखा शेर अपने लिए खाने की तलाश में वहां से गुजर रहा था और उसकी नज़र उन तीनों पर पड़ी। शेर ने कुछ देर वहां बैठकर इंतजार किया ताकि उनमें से कोई उसे खाने के लिए मिल जाए। सुबह से शाम हो गई, पर उसे ऐसा कोई मौका नहीं मिला। फिर उसने एक चाल चली। अगले दिन शेर बड़े ही आराम से उन तीनों के सामने गया और बोला, कैसे हो आप लोग? मैं बहुत दूर से आया हूँ, क्या मुझे पीने के लिए थोड़ा पानी मिल सकता है? गेहुआ और काली ने उसे साफ मना कर दिया, लेकिन भूरी मुस्कुराती हुई बोली, जी हाँ, क्यों नहीं, मैं अभी लेकर आती हूँ। और वो उसके लिए पानी लेकर आई। शेर ने भी पानी पिया और उनका शुक्रिया अदा कर कर चलता बना। शेर के जाते ही दोनों उसे समझाने लगे कि वो एक शेर है, उसकी नीयत पर भरोसा नहीं किया जा सकता, तो दोबारा ऐसा मत करना। अगले दिन शेर दोबारा आया और भूरी दोस्तों के मना करने के बावजूद भी उस शेर से बातें करने लगी और कुछ टाइम बाद उन दोनों में अच्छी मित्रता हो गई। एक दिन दोनों भूरी के पास गए और बोले, दोस्त, तुम कहाँ जा रही हो? मैं जंगल के दूसरी तरफ शेर के साथ घूमने जा रही हूँ। सुना है बड़ी सुंदर जगह है। हमने तुम्हें समझाया था ना, उस पर भरोसा नहीं किया जा सकता। अगर तुम्हें वहाँ कोई तकलीफ पहुँची तो हम तुम्हारी मदद के लिए वहाँ नहीं आ पाएंगे। ऐसा कुछ नहीं होगा, मुझे शेर पर पूरा भरोसा है। प्लीज मत जाओ, मान जाओ हमारी बात। लेकिन भूरी नहीं मानी और अगले दिन शेर के साथ घूमने निकल पड़ी। घूमते घूमते सुबह से शाम हो गई। चलो घर वापस चलते हैं। घर? हाँ हाँ हाँ, पागल, यही तो मेरी साजिश थी, तुम्हें उन दोनों से अलग करूं और फिर तुम्हें खाकर अपनी भूख मिटा सकूं। मैं एक शेर हूँ, तुम्हें मुझ पर भरोसा नहीं करना चाहिए था। भूरी को अपनी गलती का एहसास हो गया था, लेकिन अब तक बहुत देर हो चुकी थी। इसलिए दोस्तों, हमें कभी भी बाहर वालों की बातों में आकर
अपने अच्छे दोस्तों का साथ नहीं छोड़ना चाहिए और किसी पर भी इतनी आसानी से भरोसा नहीं करना, क्योंकि आखिरकार इससे हमारा ही नुकसान होता है। धन्यवाद।